अब हम डिस्कस करते हैं मैकियावेली की प्रिंस को नेक्स्ट एडवाइस एंड जस्टिफाई द मीन्स। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस मतलब का स्टेटमेंट ये है, आपको किसी काम को करना है, उस काम का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप वो काम करते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपको युद्ध जीतना है, वार जीतना है, युद्ध जीतना इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तरीका आप क्या अपना रहे हैं युद्ध लड़ने के समय वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो होए, लेकिन युद्ध जीतना इंपॉर्टेंट है। तो मैकियावेली इस प्रकार की बात बोलते हैं प्रिंस को। देखो यहां पर दो थॉट ऑफ स्कूल्स हैं जो एंड मीन्स पॉलिटिक्स एथिक्स इनके बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक थॉट ऑफ स्कूल है जिसमें गांधी आते हैं, सोक्रेटिस आते हैं, प्लेटो आते हैं। ये कहते हैं मीन्स इंपॉर्टेंट है, एंड अपने आप अचीव हो जाएंगे जब मीन्स अच्छे होंगे। याद कीजिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसी मूवमेंट में वायलेंस होता था। फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी उस मूवमेंट को ख़त्म कर देते थे, उनको बंद कर देते थे मूवमेंट को। गांधी जी को लगता था मीन्स अगर खराब हैं, यानी वायलेंस होता है मूवमेंट में, तो एंड अच्छे अचीव नहीं हो सकते। उसी प्रकार से गांधी, प्लेटो, ये सब थिंकर्स बोलते हैं एथिक्स और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं हैं। गांधी कहा करते थे अगर पॉलिटिक्स में से एथिक्स आप निकाल दोगे तो डिजास्टर हो जाएगा। तो उनके अनुसार पॉलिटिक्स में एथिक्स होने ही चाहिए। गांधी जी मैकियावेली को भी क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया है और कहा है अगर देखो कांटों भरे पेड़ के आप बीज बोओगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फूलों वाले पेड़ उगेंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना गलत है। मीन्स अगर गलत हैं तो एंड अच्छे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक थॉट ऑफ स्कूल है। दूसरा थॉट ऑफ स्कूल है रियलिस्ट सेकुलर्स का। फॉर एग्जांपल मैकियावेली कहा करते थे मीन्स मैटर ही नहीं करते, मैटर ये करता है एंड्स आपने अचीव किया है या फिर नहीं किया है। मैकियावेली ये भी कहा करते थे पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल के लिए जो मोरल्स हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के लिए वो मोरल्स नहीं हैं। तो ये दो थॉट ऑफ स्कूल्स हैं। अब आते हैं उसी एडवाइस की तरफ एंड जस्टिफाई द मीन्स। ये स्टेटमेंट देखो एक प्रकार से मैकियावेलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। मैकियावेली का जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है कि मैकियावेली पैसिमिस्ट थिंकर हैं, पैसिमिस्ट सोच रखते हैं, इमोरल हैं, गलत एडवाइस देते हैं, इसी एडवाइस के कारण ज़्यादा देते हैं। लेकिन देखो हमें मैकियावेली की इस एडवाइस को कंटेक्स्ट में समझना होगा। मैकियावेली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज तो किया गया है बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा, लेकिन मैकियावेली के कंटेक्स्ट को नहीं समझा गया है। कंटेक्स्ट आपको पता है उस समय इटली इंटरनली डिवाइडेड था और मैकियावेली के बारे में कहा जाता है कि वो थिंकर्स में से ग्रेटेस्ट पैट्रियोट थे, मतलब ग्रेटेस्ट देशभक्त माना जाता है उन्हें बहुत सारे थिंकर्स में से। वो इटली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं प्रिंस को कि इंडिविजुअल के लिए अलग मोरल्स हैं और पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के लिए अलग मोरल्स हैं। इंडिविजुअल अपनी वैल्यूज़ के लिए अपने जान का, अपनी लाइफ का बलिदान कर सकता है, लेकिन प्रिंस ऐसा नहीं कर सकता। प्रिंस का मेन काम है अपने लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करना। प्रिंस के लिए यही मोरल्स हैं। देखो मैकियावेली को पता था रूल करते वक्त बहुत बार प्रिंस के सामने डायलेमाज आएंगे, लेकिन उस समय प्रिंस के सामने सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया जा सकता है। ना तो प्रिंस के रास्ते में कोई रिलीजन आना चाहिए, ना ही कोई एथिक्स वाले प्रिंसिपल आने चाहिए। प्रिंस का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना। लास्ट में क्रिटिकली असेसमेंट में कहा जा सकता है देखो एंड मैटर ज़्यादा करते हैं या फिर मीन्स ज़्यादा मैटर करते हैं। ये तो ऑनगोइंग डिबेट है, कई सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन मैकियावेली जो कि एक ग्रेटेस्ट देशभक्त हैं, पैट्रियोट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है इमोरलिटी एडवोकेट करने के लिए, मैकियावेली के बारे में हम थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू रख सकते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रिंस अपने इंटरेस्ट में मोरलिटी को इग्नोर कर दें। उन्होंने ये जो एडवाइस दी है एंड जस्टिफाई द मीन्स प्रिंस को, वो नेशनल इंटरेस्ट में दी है, जनता के इंटरेस्ट में दी है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा प्रिंस को कि आप अपने इंटरेस्ट को सर्व करते वक्त इस बात पे फोकस कीजिएगा एंड जस्टिफाई द मीन्स नहीं। ड्यूल मोरालिटी का कंसेप्ट दिया है मैकियावेली ने। उन्होंने कहा है इंडिविजुअल के लिए मोरालिटी अलग है और जो स्टेट्समैन हैं उनके लिए मोरालिटी अलग है। मैकियावेली की बातों को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा
प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने रिलीजन के बारे में प्रिंस को क्या एडवाइस दी। क्या मैकियावेली रिलीजन के अगेंस्ट थे? देखो, ऐसा नहीं है, मैकियावेली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन याद कीजिए शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था। चर्च काफ़ी करप्ट इंस्टीट्यूशन हो चुका था। चर्च नहीं चाहता था इटली का यूनिफिकेशन हो, और उस समय दो पोल्स ऑफ पावर थे, एक एम्पायर और एक चर्च। चर्च की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इंटरफेरेंस हो रही थी एम्पायर के रूलिंग में। तो मैकियावेली का व्यू ये था, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, यानी कि चर्च जो है वो एम्पायर के कामकाज में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। ये जो कंसेप्ट है, इसे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट माना जाता है। देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। इसीलिए मैकियावेली को फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मैकियावेली एक प्रकार से प्रिंस को ये एडवाइस देते हैं रिलीजन के बारे में कि वो रिलीजन को यूज करें, ना कि रिलीजन प्रिंस को यूज करें। मैकियावेली के अनुसार प्रिंस रिलीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को अनुशासित करने के लिए, लोगों को डर दिखाने के लिए। यानी मैकियावेली के अनुसार धर्म यानी रिलीजन प्रिंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक सिद्ध हो सकता है। मैकियावेली की जो अप्रोच थी रिलीजन के बारे में वो यूटिलिटेरियन थी। मैकियावेली को लगता है रिलीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो रिलीजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो प्रिंस को कोई ऐसी एडवाइस नहीं देते हैं कि आपको एंटी रिलीजन होना चाहिए या फिर एथिस्ट होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई एडवाइस नहीं। बस ये कहते हैं कि आप रिलीजन का इस्तेमाल करो लोगों को अनुशासित करने के लिए, रिलीजन आपकी सहायता करेगा एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से करने में। मैकियावेली प्रिंस को ये भी मानते हैं, अगर आप रिलीजन को नहीं मानते हो फिर भी पब्लिक में आप लोगों को ये शो करो कि आप रिलीजन को मानते हो। एग्जाम्पल आपको पता है, हमारे देश में पॉलिटिशियंस किस प्रकार से इलेक्शन से पहले मंदिर या फिर मस्जिद जाने लगते हैं। पर्सनली वो मानते हों या ना मानते हों, लेकिन उनको वोट हासिल करने हैं। उसी प्रकार से मैकियावेली एडवाइस देते हैं प्रिंस को कि आप प्राइवेट में रिलीजन को मानते हो या फिर नहीं मानते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिकली आप अपने आप को इस प्रकार से शो करो कि आप एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैन हो, ताकि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें। आगे कुछ और छोटी छोटी एडवाइस जो दी गई मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को, जैसे पहली छोटी एडवाइस है, मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को एडवाइस दी गई, आप जो कुछ भी करो बड़े स्तर पर करो, भव्य तरीके से करो, धूमधाम से करो। यानी प्रिंस शुड आल्सो बी ए शोमैन। शोमैन मतलब खेल दिखाने वाला, नाटक दिखाने वाला। देखो, इसका सीधा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा काफ़ी बार कोई दूसरे देश का प्रीमियर हमारे देश में आता है तो प्रधानमंत्री उनके साथ कैसे रोड शो ऑर्गेनाइज करते हैं, गांधी आश्रम में लेके जाते हैं। इवन आप देख सकते हो कुंभ के मेले को जो इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कितने बड़े स्तर पर भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बहुत बार प्रीमियर्स ऐसा करते हैं, जानबूझ के बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जनता को दिखाया जा सके, उनको अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद दूसरी एडवाइस मैकियावेली की प्रिंस को कि देखो, नोबिलिटी और फ्यूडल लॉर्ड्स पे प्रिंस विश्वास ना करें। मैकियावेली को नोबल्स और फ्यूडल लॉर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने प्रिंस को एडवाइस दी, अगर आपको किसी समय नोबल्स और कॉमन मैन में से एक को चुनना पड़े तो आप नोबल को मत चुनिए, कॉमन मैन को चुनिए। नोबल मतलब जो दरबारी नहीं होते राजा के दरबार में, कॉमन मैन को चुनने के लिए इसलिए कहते हैं मैकियावेली क्योंकि कॉमन मैन की बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं होती, लेकिन नोबल्स यानी दरबारियों की बहुत ज़्यादा एम्बिशंस होती हैं। वो राजा को कभी भी धोखा दे सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड छोटी एडवाइस मैकियावेली की प्रिंस को, मैकियावेली ने प्रिंस को कहा कि आप अपनी खुद की आर्मी रखिए जिसमें नेशनलिस्ट पर्सन्स हों। इससे पहले क्या होता था, जब हमने फ्यूडल लॉर्ड्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, आपको याद होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स को राजा लैंड देते थे और बदले में फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को आर्मी प्रोवाइड करते थे, सोल्जर्स देते थे। लेकिन मैकियावेली ने प्रिंस को कहा, आप पूरी तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड मत होइए, आप अपनी आर्मी तैयार कीजिए जिसमें नेशनलिस्ट होने चाहिए। चौथी एडवाइस मैकियावेली ने प्रिंस को कहा कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट होनी चाहिए। जैसे देखो, चाइना पे अभी ये आरोप लगते रहते हैं, चाइना की फॉरेन पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना अपनी टेरिटरी को और पावर को एक्सपेंड करता रहता है। जैसे इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है तो इंडिया के एरिया पर चाइना अपना क्लेम करता रहता है। उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की टेरिटरी पे भी चाइना अपना कब्जा, अपना क्लेम
करता रहता है। तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट है, अपनी टेरिटरी को चाइना एक्सपेंड करना चाहता है। इसी प्रकार से एडवाइस दी गई थी मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्वायर करने की कोशिश कीजिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपनी जनता के वेलफेयर के लिए और बेहतर ढंग से काम कर सकते हो। नेक्स्ट छोटी एडवाइस मैकियावेली की प्रिंस को, देखो अगर आप किसी नए लैंड को जीतते हो, मान लीजिए ये राज्य है प्रिंस का और यहाँ पे एक छोटे लैंड को जीता है, अगर देखो दोनों लैंड का कल्चर सेम है तो प्रिंस जो है इसको अपने लैंड में ही मिला ले, अपने स्टेट में ही मिला ले। लेकिन अगर जो नया लैंड जीता गया है, जो नया एरिया प्रिंस के द्वारा जीता गया है, अगर वहाँ के एरिया का कल्चर अलग है तो इस केस में जीते गए लैंड को अपने स्टेट में ना मिलाया जाए। वहीं के एक पर्सन को, जो राजा का लेफ्टिनेंट होगा, वहीं के एक पर्सन को रूल करने के लिए छोड़ दिया जाए नए जीते गए लैंड पर। सिंपल एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वैसे लिखने के लिए नहीं है। एग्जांपल, मान लीजिए नेपाल को जीतता है इंडिया। अगर नेपाल और इंडिया का कल्चर सेम है तो नेपाल को इंडिया में मिला ले इंडिया। लेकिन अगर नेपाल का कल्चर अलग है इंडिया से तो नेपाल के ही किसी पर्सन को इंडिया के द्वारा वहां पे रूल करने के लिए छोड़ दिया जाए। लिखिएगा मत ये एग्जाम्पल। सिक्स्थ एडवाइस जो दी जाती है मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को, अगर प्रिंस किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली उस पर्सन को सजा ना दें, अपने किसी सबऑर्डिनेट की सहायता से उस पर्सन को सजा दी जाए। इसका देखो करंट में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जमाल खशोगी जो जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया प्रशासन पर आरोप लगा कि उन्होंने ही असैसिनेशन करवाया जमाल खशोगी का। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो पलट गए। वो पहले तो ये भी मानने से इनकार कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने असैसिनेशन करवाया, लेकिन बाद में उन्होंने उन पर दबाव पड़ा, सबूत सामने आए तो उन्होंने ये तो मान लिया कि हमारे ऑफिशियल्स ने करवाया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने करवाया। तो इसीलिए मैकियावेली कहते हैं प्रिंस को डायरेक्टली किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, सबऑर्डिनेट्स की सहायता से देनी चाहिए, ताकि आवश्यकता जब पड़े तो सिचुएशन को संभाला जा सके। आगे मैकियावेली की नेक्स्ट एडवाइस है प्रिंस को फॉर्चून के बारे में। फॉर्चून का मतलब है लक या फिर भाग्य, और मैकियावेली फॉर्चून वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इटालियन सेंस में, मतलब मिस फॉर्चून यानी बैड लक। मैकियावेली का कहना है प्रिंस के पास सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रिंस यानी राजा सफल साबित होंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इसमें बैड लक या फिर बैड टाइम का रोल है। बुरा समय यानी बैड लक कभी भी आ सकता है, और जब बुरा समय आता है वो बहुत तेजी से आता है। यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैकियावेली के द्वारा, टोरेंशियल रेन और रोरिंग रिवर, मतलब मूसलाधार बारिश जैसे आती है एकदम से, या फिर गरजती हुई नदी जैसे एकदम से आती है। बुरा समय वैसे ही आता है और वो पूरी तरह से तबाह कर देता है। जिस प्रकार से हम गरजती हुई नदी से बचने के लिए एम्बैंकमेंट लगाते हैं, यानी पहले कुछ ना कुछ तैयारियां करके रखते हैं, उसी प्रकार से प्रिंस चाहे कितनी ही तैयारियां कर ले, लेकिन बुरा समय जब आएगा तो वो पूरी तरह से तबाह करके चला जाएगा। लेकिन मैकियावेली यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। मैकियावेली प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि आप बुरे समय का सामना डट कर करिए, बहादुरी से करिए। यहाँ पर वो फॉर्चून को और वुमन को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे देखो वुमन को यानी महिलाओं को वो मैन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं। उसी प्रकार से मैकियावेली कहते हैं फॉर्चून को भी वो प्रिंस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहादुर होते हैं। अगर आप बुरे समय का सामना बहादुरी से करोगे तो आप बैड टाइम को भी गुड टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, बैड लक को भी गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी भाग्य को अपने पासे में आप ला सकते हो। तो ये एडवाइस दी जाती है मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को भाग्य के इशू पर। नेक्स्ट देखो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैकियावेली एज ए चाइल्ड ऑफ रेनेसां। रेनेसां के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। 1300s से स्टार्ट होकर 1600s तक चलता है रेनेसां। रेनेसां जब यूरोप में आता है तो पुराने कल्चर को रिवाइव करने पर फोकस किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1300s के आसपास रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा था। हर एक एक्टिविटी का केंद्र बिंदु गॉड बन गया था। मैन सिर्फ एक स्लेव बन के रह गया था जिसका एकमात्र मकसद है सेल्वेशन। इसलिए पुराने ग्रीक कल्चर को रिवाइव करने की
कोशिश की गई थी। बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया था रेनेसां के दौरान, जैसे नेशनलिज्म, उसके बाद इनलाइटमेंट, साइंस, मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड चर्च, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा था एम्पायर के रूल में, और मैकियावेली चाहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। रिलीजन के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर चर्च को जो कुछ करना है करे, लेकिन पॉलिटिक्स से संबंधित इश्यूज़ में चर्च जो है बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। तो आप कह सकते हो मैकियावेली पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन चर्च एंड स्टेट का कंसेप्ट दिया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं रेनेसां के जिनकी झलक देखने को मिलती है मैकियावेली के विचारों में, मैकियावेली के काम में। एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, रिफॉर्मेशन यानी सेकुलरिज्म, ये एलिमेंट है रेनेसां का और इसकी झलक देखने को मिलती है मैकियावेली के काम में। दूसरा एलिमेंट, रेनेसां में ह्यूमनिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, यानी ह्यूमन केंद्र बिंदु होना चाहिए हर प्रकार की एक्टिविटी का। उसी प्रकार से आपको याद होगा मैकियावेली ने भी अपनी मेथोडोलॉजी में ह्यूमन नेचर को स्टडी करने की बात कही है। उन्होंने कहा है ह्यूमन नेचर, चाहे एंशिएंट ईरा हो, मेडिवल ईरा हो, कोई भी ईरा हो, कोई भी स्पेस हो, ह्यूमन जो नेचर है वो सेम ही रहता है। कैसा रहता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। ह्यूमन बीइंग जो है वो लालची है, वो फिकल माइंडेड है, वो सेल्फिश है, इस प्रकार की बातें मैकियावेली के द्वारा बोली गई ह्यूमन नेचर के बारे में। तो ये दूसरा एलिमेंट है। रेनेसां में ह्यूमनिज्म पे फोकस किया जाता है और ह्यूमनिज्म की झलक मैकियावेली के विचारों में भी देखने को मिलती है। तीसरा एलिमेंट, जैसा हमने डिस्कस किया, रेनेसां में हिस्ट्री को रिवाइव करने पर फोकस किया जाता है और मैकियावेली भी आपको पता है कहते हैं पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिस्ट्री को स्टडी करने की आवश्यकता है। तो रेनेसां में भी हिस्ट्री पर फोकस और मैकियावेली के विचारों में भी हिस्ट्री पर फोकस, ये तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट, रेनेसां के समय देखो नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे, नेशन स्टेट्स नए नए इमर्ज हो रहे थे। नेशन स्टेट का पूरा कंसेप्ट क्या है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। मैकियावेली इसीलिए नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, समझ गए? यानी मैकियावेली के जो विचार हैं वो प्रभावित हुए थे रेनेसां से। उस समय नए नए नेशन स्टेट इमर्ज हो रहे थे, तो उनको लगता था इटली का भी यूनिफिकेशन होना चाहिए, इटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना थी। नेक्स्ट, पांचवा एलिमेंट, रेनेसां में देखो कैपिटलिज्म क्लास इमर्ज होकर आती है। फ्यूडल लॉर्ड्स और जो पहले फ्यूडलिज्म का सिस्टम हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसी प्रकार से मैकियावेली भी फ्यूडलिज्म के सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात कहते हैं। कहा यह भी जाता है मैकियावेली के बारे में कि वो इमर्ज हो रहे बुर्जुआ, यानी उस समय जो तेजी से पूंजीपति क्लास इमर्ज हो रही थी, उस क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है मैकियावेली के द्वारा। इवन एक पॉइंट आप इसी से अटैच कर सकते हो या फिर सिक्स्थ पॉइंट में भी लिख सकते हो। मैकियावेली कॉमन मैन के कंसर्न्स पर फोकस करते हैं। याद होगा उन्होंने प्रिंस को एडवाइस दी थी, नोबल्स में से या फिर कॉमन मैन में से किसी एक को चुनना हो तो आप कॉमन मैन को चुनिए। रेनेसां में भी कॉमन मैन के कंसर्न्स पर फोकस किया गया था और मैकियावेली भी कॉमन मैन के कंसर्न्स पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय देखो जैसे मैंने आपको बताया नए नए नेशन स्टेट इमर्ज हो रहे थे। पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था इसी वजह से नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मैकियावेली। एक पॉइंट आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हो, इसीलिए मैकियावेली प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि नेशनल आर्मी अपनी खुद की होनी चाहिए, फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से खुद की आर्मी होनी चाहिए प्रिंस के पास जिसमें नेशनलिस्ट पर्सन्स शामिल हो। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय देखो राजा ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस को फाइनेंस कर रहे थे। मान लीजिए यूरोप का कोई स्टेट है, वहाँ पे कोई राजा है, राजा अपने राज्य के पर्सन्स को बोलता था कि आप वर्ल्ड में दूसरी जगह पे टेरिटरी एक्सप्लोर करके आइए। उनका मकसद ये था नई टेरिटरी खोज के वहाँ पे कॉलोनी इस्टाब्लिश की जाए। जैसे देखो ब्रिटेन वालों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, तो उस समय शुरुआत हो चुकी थी, नई नई टेरिटरीज को खोजा जाए और वहाँ पे कॉलोनीज बनाई जाए और इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया जाए। इन सब चीज़ों की झलक
मैकियावेली के काम में भी देखने को मिलती है। मैकियावेली प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि प्रिंस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाएं, यानी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय देखो बुर्जुआ क्लास इमर्ज हो रही थी, यानी पूंजीपति क्लास काफ़ी तेज़ी से इमर्ज हो रही थी, और इसी वजह से मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में अपनी जो धारणा रखते हैं वो इस प्रकार की रखते हैं, ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, क्योंकि पूंजीपति क्लास के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। तो उसी प्रकार की मैकियावेली की धारणा है ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड, कावर्ड, ये सब बातें बोलते हैं मैकियावेली ह्यूमन नेचर के द्वारा। कहीं ना कहीं वो ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय बुर्जुआ क्लास काफ़ी तेज़ी से इमर्ज हो रही थी। अब हम क्रिटिकली एसेस करते हैं मैकियावेली एज ए चाइल्ड ऑफ रेनेसा को। देखो वैसे तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर एक थिंकर पे उस थिंकर के जीवन काल के दौरान सर्कमस्टांसिस कैसी होती हैं, उन सर्कमस्टांसिस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है थिंकर के काम पर। लेकिन मैकियावेली के ऊपर सर्कमस्टांसिस का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है, और वो होना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि रेनेसा का केंद्र बिंदु था फ्लोरेंस, और मैकियावेली कहाँ से थे? मैकियावेली फ्लोरेंस से ही थे। इटली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में, जिसमें से एक था फ्लोरेंस। मैकियावेली फ्लोरेंस के थे और रेनेसा का केंद्र बिंदु था फ्लोरेंस। इसी वजह से रेनेसा का ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मैकियावेली के काम पर। आगे लास्ट में देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैकियावेली की 2 मेन बुक्स हैं, द प्रिंस और डिस्कर्सेस ऑन लाइविंग। द प्रिंस बुक में मैकियावेली कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रिंस का रूल होना चाहिए, प्रिंस रूल करें आयरन एंड से, यानी फोर्स की सहायता से। लेकिन उनकी तो दूसरी बुक है डिस्कर्सेस ऑन लाइविंग। इस बुक में मैकियावेली थोड़ा बहुत एरिस्टोटल के ट्रेडिशन पे भी चलते हैं और रिपब्लिकनिज्म की बात कहते हैं। मैकियावेली एक बात बोलते हैं, अगर देखो लोग करप्ट हैं, सोसाइटी के लोग भ्रष्ट हैं, तो स्ट्रॉन्ग रूल की आवश्यकता है। उस समय प्रिंस का रूल होना चाहिए, मोनार्की होना चाहिए। लेकिन अगर लोगों में सिविक सेंस है, सिविक वर्च्यूज हैं, मतलब एक लोकतंत्र में सिटीजन्स से जो ड्यूटीज एक्सपेक्ट की जाती हैं, सिटीजन्स उस ड्यूटी पर चलते हैं, तो रिपब्लिकनिज्म को भी अपनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो मैकियावेली के वर्ड्स में जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे मोनार्की, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे रिपब्लिक। लेकिन मैकियावेली ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। एरिस्टोक्रेसी मतलब नोबल्स का रूल, फ्यू अमीर पर्सन्स का रूल। एरिस्टोटल को जब हमने डिस्कस किया था तब आपको याद होगा ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी को हमने डिस्कस किया था। ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी से बहुत नफरत करते हैं मैकियावेली कहते हैं लोग अगर अच्छे हैं, उनमें सिविक वर्च्यूज हैं, सिविक सेंस है, तो रिपब्लिक, अगर लोग भ्रष्ट हैं तो मोनार्की, लेकिन नो सिचुएशन में ओलिगार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी। तो इसी के साथ मैकियावेली हमारा खत्म हो चुका है। 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे। जैसे सेबाइन के द्वारा बोला जाता है मैकियावेली के बारे में, मैकियावेली इज नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड। काफ़ी बार हमने ये लाइन डिस्कस भी की, इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर ये हम सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे। आगे हम अगले लेक्चर से होप्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।